कांजी तुम्हारा बदसूरत गुलाम है। मैट्रिक्स में कमर तोड़ मेहनत करता है। वह दुनिया के लिए दवाइयां बनाने में जान दे देता है। उसका जीवन इतना नीरस था कि दवा के देवता को भी उस पर दया आ गई और उसे दूसरी दुनिया में देवता बना दिया। एक बार फिर अपनी उपचार शक्तियों से उसे मैट्रिक्स से लड़ना है, सस्ती स्वास्थ्य सेवा देनी है। सदियों के सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सा विलक्षण कांजी ने जानलेवा बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं खोजने का बीड़ा उठाया है। एक फ्लैशबैक में कांजी को याद आता है कि डॉक्टर उसकी बहन के शरीर से ट्यूमर पूरी तरह नहीं निकाल पाए थे। आखिरकार डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसी घटना ने उसे दुनिया का फार्मासिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया। एक रात लैब में कांजी ने एक सफल छोटा प्रयोग किया। कागज न होने पर उसने दवा का सूत्र अपने हाथ पर लिखा और सो गया। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन सहायक ने उसे बिस्तर पर बेजान पाया। अंत में वह उस सहायक को शाबाशी भी न दे सका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांजी खुद को एक बच्चे के शरीर में पाता है। एक पल को उसे लगता है कि यह पिछले जन्म की झलकियां हैं, लेकिन होश में आने पर उसे शार्लेट नाम की एक सुडॉल नौकरानी मिलती है। अजीब बात है कि वह उसे मास्टर फाल्मा कहती है, जो किसी दवा कंपनी जैसा नाम लगता है। उसके मुताबिक उस पर बिजली गिरी और वह हल्के कोमा में चला गया। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो उसे पता चलता है कि वह काम करते करते मर गया था और उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था, यह जानकर कि वह अपने अधिकांश छात्रों को थप्पड़ नहीं मार सकता था। इस घटना के बाद नौकरानी ने पट्टियां हटाई तो उसे औषधि देवता का पवित्र चिन्ह मिला। फिर भी वह उन्हें बिजली के जलने के निशान मानता है। बाद में गलियारे में फाल्मा को पता चलता है कि उसका परिवार चिकित्सा और दवाओं में माहिर है। उसके पिता ब्रूनो आर्कड्यूक और औषधीय अकादमी के अध्यक्ष हैं। उसका एक बड़ा भाई जो कॉलेज छात्र है और एक छोटी बहन भी है जो उसे अपने पिछले जीवन की याद दिलाती है। उनकी बातचीत जारी रहने पर शार्लोट बताती है कि कुलीन वर्ग दिव्य कलाओं की क्षमता के कारण बाकी लोगों से अलग है। यह सब कहकर वह कुछ आरपीजी कौशल आजमाने के लिए कमरे में वापस चला जाता है। हैरानी की बात यह है कि वह पानी की रासायनिक संरचना के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अचानक उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है और उसके हाथों से पानी निकलने लगता है। वह तुरंत सबसे नजदीकी खिड़की की ओर दौड़ता है और बगीचे में बहुत सारा पानी छोड़ देता है। वह इस तरीके से सोना चांदी जैसे कई पदार्थ बनाता है। फिर भी किसी वजह से वह मिश्रण नहीं बना पाता। कुछ देर बाद शार्लेट उसे अध्ययन कक्ष में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि पिता रात के खाने पर उससे सवाल पूछते हैं, कुछ किताबें पलटने पर, कि इस दुनिया का चिकित्सा ज्ञान पृथ्वी से सदियों पीछे है। इसका मतलब है कि वह रात के खाने पर आत्मविश्वास से अपने पिता का सामना कर सकता है। वह अपने परिवार से मिलने जाता है। वह तुरंत माँ और बहन को देखता है। फिर पिता उसका स्वागत करते हैं, पर जैसा शार्लोट ने कहा, ब्रूनो एक जटिल मेडिकल सवाल पूछता है। बिना किसी हिचकिचाहट के फाल्मा सवाल का जवाब देता है, जिससे वह अपनी रोज की पढ़ाई जारी रख सके। भगवान कसम, अगर यह मेरे पिता होते तो मैं उन्हें तब तक कोमा में रखने की दवा देता जब तक उनका डायपर गंदगी से न भर जाए। अगली सुबह ब्रूनो की निजी छात्रा एलेनोर बोनफॉय उसके साथ अपनी कक्षाएं फिर से शुरू करती हैं। फिर भी उसे यह बात पच नहीं रही कि फाल्मा उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। हमेशा की तरह वह चाहती है कि वह उसे बांधे और डैडी के सामने उसे झुकाए, लेकिन अब उसे लगता है जैसे बिजली गिरने पर उसने अपना सारा पौरुष खो दिया हो। अपने पिछले व्याख्यानों को संक्षेप में बताने के लिए एलेनोर दिव्य कलाओं के मूल सिद्धांतों और उनके 5 गुणों पर चर्चा करती है। कुछ ही देर बाद फाल्मा अपनी जादुई छड़ी से एक जल भाला चलाती है जो ड्रैगन बन जाता है। तुरंत एलेनोर अपनी शक्ति खो देती है, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन काल में सीमित दिव्य कलाओं का ही उपयोग कर सकता है। चिंतित होकर वह जांचती है कि क्या फाल्मा में कोई और दिव्य कला बची है। वह उसका चक्र मापने के लिए एक उपकरण लाती है और उसे कसकर पकड़ने को कहती है। उसे आश्चर्य होता है। वह परीक्षण उपकरण तोड़ देता है, यह साबित करते हुए कि उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व हैं, और कुछ न होने पर वे दोनों वापस जागीर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में फाल्मा एलेनोर से कहता है कि वह पहले के सदमे से उबर जाए। किसी तरह उसे जादुई रूप से पता चलता है कि उसने आज सुबह अपनी उंगली में मोच ला ली थी। जब वह सही निष्कर्ष पर पहुंचता है तो प्रभावित क्षेत्र के आसपास का रंग बदल जाता है। ये उसे और डरा देता है, क्योंकि दिव्य नेत्र औषधि देवता की शक्ति है। एलेनोर यह भी बताती है कि दिन के उजाले में भी उसकी परछाई नहीं है, जिससे फाल्मा भी चौंक जाता है। इस सदमे से एलेनोर को तेज बुखार आ जाता है, जिससे उसे फाल्मा के साथ क्लास छोड़नी पड़ती है। अंततः ब्रूनो एक दवा और निर्देश तैयार करता है और फाल्मा से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने को कहता है। फिर भी वह जानता है कि नुस्खा एलेनोर के बुखार में काम नहीं आएगा, इसलिए उसे अपने कौशल का उपयोग करना होगा। बोनफॉय जागीर के अंदर वह उससे पूरे कवच में मिलने आती है, यह मानकर कि फाल्मा उसे चुप कराने आया है। इरादे स्पष्ट होने पर भी एलेनोर मानती है कि वह दिव्य कला या नई दवा से मारेगा।
अंततः फॉल्मा यह स्पष्ट रूप से कहने के बाद घर छोड़ देता है कि दिव्य कलाओं में महारत हासिल करने के लिए उसे उसकी जरूरत है। शुक्र है अगले दिन एलेनोर हिम्मत दिखाती है और प्रशिक्षण सत्र में शामिल होती है। उस उद्देश्य के लिए वह उसे एक अलग थलग द्वीप पर ले जाती है, क्योंकि उसकी अनियंत्रित शक्तियाँ स्पष्ट रूप से पूरे शहर को नष्ट कर सकती हैं। कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद फॉल्मा दिव्य कलाओं को गहराई से समझ पाता है। अब वह अपनी दिव्य आंख से दूर के मरीजों का भी निदान कर सकता है। अचानक वह सीढ़ियों के पास बैठकर जादुई आंख से अपने नौकरों को देखता है और शार्लोट सहित सभी नौकरों की बीमारियों को लिख लेता है। पता चलता है कि उसके हाथों में रूखी त्वचा की समस्या है। वह अपने कमरे में गया और हर नौकर के लिए दवाइयां बनाई, ताकि सामाजिक वर्ग की परवाह किए बिना सबका इलाज हो सके। कुछ देर बाद उसने सबको दवाइयां दी। दवा पाकर सभी नौकरों ने फॉल्मा के सामने कृतज्ञता से सिर झुकाया। शार्लोट बताती है कि आम लोग फार्मासिस्ट और उनकी दवाएं नहीं खरीद सकते। एक बार फिर उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनने की नई प्रेरणा मिलती है। कुछ दिनों बाद ब्रूनो बताता है कि उसकी बहन ब्लैंच को गंभीर चेचक हुआ है। साथ ही उसे अचानक एक मरीज को देखने जाना पड़ता है। हालांकि जाने से पहले वह फॉल्मा को बताता है कि उसे भी चेचक हुआ था, जिससे उसे आजीवन प्रतिरक्षा है। इसके बावजूद वह उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि दुर्लभ मामलों में चेचक 2 बार संक्रमित कर सकता है। तुरंत फॉल्मा का ब्रूनो के लिए सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि यह तथ्य पृथ्वी पर हाल ही में झात हुआ था। ये कहकर फॉल्मा सबसे सरल दवा सूत्र बनाने अपनी गुप्त प्रयोगशाला में जाता है। यह दवा ब्लैंच के शरीर पर चमत्कार करती है, जिससे वह सिर्फ 1 सप्ताह में ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद ब्रूनो फॉल्मा को कमरे में बुलाकर बताता है कि साम्राज्य की महारानी को उनकी मदद चाहिए। अचानक बुलाने पर भी ब्रूनो महारानी की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। आखिरकार वे शाही महल पहुंचते हैं। वहां मुख्य चिकित्सक ब्रूनो को बताते हैं कि महारानी एलिजाबेथ की हालत हर पल बिगड़ रही है और उनके दोनों पैर लगभग ताबूत में हैं। ब्रूनो ने खुद जांच कर यह निष्कर्ष निकाला कि वह मरने वाली है। इससे भी बुरा यह है कि ब्रूनो एलिजाबेथ को एनेस्थीसिया देता है। दावा करता है कि यह बीमारी ठीक करने की शक्तिशाली दवा है। जाहिर है फॉल्मा जानता है कि कोई भी फार्मासिस्ट एलिजाबेथ को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए उसे दिव्य नेत्र की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जैसा कि उसे पता चलता है कि समस्या उसके फेफड़ों में है। एलिजाबेथ तपेदिक के एक गंभीर मामले से पीड़ित है, जिसे व्हाइट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अचानक एक छोटा कमीना रोता हुआ अपनी माँ के पास कमरे में आता है। यह देखकर फॉल्मा चिढ़ जाता है। यह जानकर कि फार्मासिस्ट ज्योतिष का उपयोग करने वाले हैं, वह एलिजाबेथ के पास जाकर साहस से कहता है कि उसके इलाज के लिए एक नई दवा है। तुरंत ब्रूनो और बाकी उसे बकवास करने से रोकते हैं। हालांकि एलिजाबेथ सबको याद दिलाती है कि कमरे में अधिकार उसी का है। इस पर वह फॉल्मा की उम्मीद की छोटी सी झलक पर दांव लगाने का फैसला करती है और अंत में फॉल्मा शाही लैब को अपना निजी खेल का मैदान बना लेता है। दवा जटिल होने के कारण वह पहले रासायनिक संरचना लिखता है, फिर बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसी बीच ब्रूनो FBI की तरह लैब में घुसकर पूछता है, दवा में क्या है? ब्रूनो गुस्से से फॉल्मा को याद दिलाता है कि श्वेत मृत्यु का इलाज बनाना असंभव है। फॉल्मा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लक्षणों का कारण जानने के लिए जादुई आंख जैसी महाशक्ति चाहिए थी, जबकि ब्रूनो ने यह पुराने तरीके से किया। स्थिति बिगड़ने पर ब्रूनो अपनी छड़ी उठाता है। हमले को रोकने के लिए फॉल्मा बहुत मोटी बर्फ बनाता है, जो उसकी जबरदस्त MC शक्तियां दिखाती है। अंततः थोड़ी बातचीत के बाद फॉल्मा ब्रूनो को समझाता है कि उसे चिकित्सा देवता का आशीर्वाद मिला है, जिससे वह लगभग अर्ध देवता बन जाता है। कुछ देर बाद महारानी के कक्ष में फॉल्मा सबको बैक्टीरिया के खतरे से अवगत कराता है। वह बताता है कि एक कोशिकीय जीव शरीर में घुसकर ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं। बस जीव विज्ञान की कक्षा के लिए इतना काफी है। फॉल्मा एलिजाबेथ का इलाज शुरू करता है। मेडिसिस स्टेट लौटते समय ब्रूनो समझ जाता है कि यह वह बेटा नहीं है जिसे उसने पाला था। हालांकि फॉल्मा अपना मन बदलता है और कहता है कि उसे ब्रूनो से ही मरीजों से निपटने की कला सीखनी है। अप्रत्याशित रूप से एलिजाबेथ का इलाज शुरू किए फॉल्मा को पूरे 3 महीने हो गए हैं। इन महीनों में फॉल्मा और ब्रूनो चिकित्सा की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं। एक सत्र में ब्रूनो बताते हैं कि कई रईस फॉल्मा की दवा की विधि चुराना चाहते हैं, लेकिन वह तब से बहाने बना रहा है। फॉल्मा ने बताया कि आम लोग दवा बना सकते हैं, दिव्य कलाओं से वंचित लोग
इससे ब्रूनो को झटका लगता है और वह गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कई रईस फॉल्मा को मरा हुआ देखना चाहते हैं। ये सब सुनकर वे दोनों इलाज जारी रखने के लिए शाही महल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ नोआ महल में चल रही एक अफवाह बताता है कि महारानी फॉल्मा को ऐसी असाधारण सेवा के लिए इनाम देना चाहती है। उत्साहित होकर वह जानना चाहता है कि उसे क्या चीजें पसंद हैं। उसे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि फॉल्मा राजधानी में सबके लिए फार्मेसी खोलना चाहता है। कुछ देर बाद वह महारानी एलिजाबेथ को निर्धारित उपचार देने उनके कमरे में जाता है। स्वाभाविक रूप से वे उसकी बीमारी के सिंहासन और शक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों पर बात करते हैं। फॉल्मा को महसूस होता है कि एलिजाबेथ खुद को पूरी तरह बेकार समझती है। वह याद दिलाता है कि इन महीनों में बेटे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी तरह पूरे राज्य में कई लोग हैं जो उसका सम्मान करते हैं और उसे चाहते हैं। जाने से पहले वह उसे याद दिलाता है कि मौत से लौटे लोगों को दूसरी जिंदगी को महत्व देना चाहिए। 3 और महीने बीतने पर एलिजाबेथ ब्रूनो को जरूरी काम के लिए अपने कार्य कक्ष में बुलाती है। पता चलता है कि वह ब्रूनो को औषधीय जड़ी बूटियों से भरी जमीन देती है, साथ ही कुछ अन्य बैक साइड लाभ भी। अगर आप समझ रहे हैं। फॉल्मा की बात करें तो वह आधिकारिक शाही फार्मासिस्ट बन जाता है और उसे अपनी फार्मेसी खोलने की अनुमति भी मिलती है। तुरंत प्रभाव से राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगर उसकी सेवा में है। वे उसे दुकान का बेहतरीन डिजाइन बनाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। इन विस्तृत निर्देशों से फार्मेसी का निर्माण बहुत आसानी से होता है। चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए फॉल्मा इसे एक शाब्दिक नाम देता है, द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। उद्घाटन से कुछ दिन पहले स्थानीय दवा गिल्ड का मुखिया उनके दरवाजे पर झगड़ने आ गया। हैरानी की बात है, फॉल्मा ने उससे एक छात्र की तरह निपटा और गिल्ड में शामिल होने से मना कर दिया। कोने में घिरकर वह मोटा आदमी आम लोगों को महंगा बताकर डराने की कोशिश करता है, पर एलेनोर उसे ही डराकर भगा देती है। दुकान का काम पूरा होते ही फॉल्मा को एहसास होता है कि उनकी टीम में एक मुनीम की कमी है। सलाह लेने वह हवेली लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उनका अकाउंटेंट सेड्रिक घुटने खराब होने के कारण नौकरी छोड़ रहा है, क्योंकि पिता ने उसे निकाल दिया है। लेकिन फॉर्मा पूछता है क्या घुटने ठीक होने पर भी वह काम करना चाहेगा, और सेड्रिक जोर से सिर हिलाता है। तुरंत वह ब्रूनो के पास उसे काम पर रखने की बात करता है। उम्मीद के मुताबिक ब्रूनो ने कर्मचारी को जाने दिया और धन्यवाद के रूप में फॉल्मा को ढेर सारा पैसा दिया। शहर में आम लोग नई फार्मेसी के पास जमा होते हैं, उसकी खूबसूरती और माहौल की तारीफ करते हैं, पर किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। एलेनोर कहती है आम लोग अपनी फार्मेसी के प्रति वफादार हैं। अचानक बहुमुखी नौकरानी शार्लोट चुपके से एक सर्वेक्षण करती है। वह बताती है कि ज्यादातर लोग दुकान में घुसने में सहज नहीं है। कुछ तो यह भी सोचते हैं कि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होंगी। परिणाम सुनने के बाद अकाउंटेंट सेड्रिक सुझाव देता है कि पूरी जानकारी के लिए उन्हें उत्पादों की कीमतें दुकान के बाहर बतानी चाहिए। इसके अलावा शार्लोट बताती है कि शहर के अधिकांश लोग पढ़ नहीं सकते। अंत में फॉल्मा आम लोगों की राय को मानता है, स्वीकारते हुए कि उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ देर बाद उसके माता पिता सबसे स्पष्ट वेश में दुकान पर आते हैं। वे नई जगह देखना चाहते थे और युवा फार्मासिस्टों का हाल जानना चाहते थे। जगह का दौरा करने के बाद ब्रूनो पूछता है कि क्या आम लोग उसके उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमानदारी से फॉल्मा बताता है कि उन्हें आम लोगों से जुड़ने में समस्या आ रही है। यह सुनकर माँ ने सुझाव दिया कि वह कॉस्मेटिक्स की एक रेंज जोड़े जो सभी महिलाओं को आकर्षित करे। ब्रूनो इस सुझाव का समर्थन करता है, पर फॉल्मा को सफेद पाउडर धातुओं वाला इस्तेमाल करने से सख्ती से रोकता है, जो उम्र घटाता है। वह यह भी कहता है कि कुछ बेवकूफ औरतें जवान दिखने को शरीर से ज्यादा खून निकाल रही हैं। अचानक कोई उनके लाउंज में घुसकर एक महिला के लिए मदद मांगता है। फॉल्मा जल्दी से रईस की गाड़ी तक जाता है, जहां उसे एक अधसोई हुई लड़की मिलती है। दिव्य नेत्र से वह देखता है कि लड़की का लगातार खून निकाला जा रहा है। वह उसे दुकान में लाता है और आगे कोई प्रक्रिया या मेकअप मना करता है। सबकी हैरानी पर यह पागल औरत कहती है कि उसके पति को जवानी का हुनर पसंद है। शुक्र है फॉल्मा जैसा समझदार उसे याद दिलाता है कि जीना ज्यादा अहम है। आखिर में वह ऐसा मेकअप बनाने का वादा करता है जिससे कोई हानि न हो। अगले हफ्ते भर वह लगातार नए प्रकार के जैविक फाउंडेशन का परीक्षण करता है, जिनमें कोई धातु नहीं होती। अंततः वह लेडी क्लोई को उसकी अन्य दवा की खुराक के साथ उत्पाद देता है। उस दिन से शार्लोट के मार्केटिंग कौशल से कॉस्मेटिक लाइन रईसों और आम लोगों दोनों के बीच नंबर 1 उत्पाद बन गई। वास्तव में फॉल्मा खुद को मुश्किल में पाता है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला मांग को पूरा नहीं कर पा रही है।
सौंदर्य प्रसाधनों पर केंद्रित एक सहायक कंपनी खोलने के लिए। यह दुकान नए सौंदर्य प्रसाधन बनाने और परखने के लिए इस्तेमाल होगी। सप्ताह भर में ब्रूनो, फालमेल और टीम उस बंदरगाह शहर का दौरा करते हैं जो ब्रूनो को व्हाइट डेथ के दौरान मिला था। वर्तमान शासी अधिकारी पिछले 5 वर्षों के शहर के वित्त का विस्तृत विवरण एकत्र करते हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है, ब्रूनो फालमेल से दफा होने और समुद्र में जाकर कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करने को कहता है। समुद्र तट पर ब्लैंच और शार्लोट पानी में खेलने के इरादे से समुद्र में दौड़ पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे एलेनोर भी बेकाबू हो जाती है और अपने अंदर की मस्ती दिखाना शुरू कर देती है। वह देखती है कि फालमेल समुद्र पर नजर डालते ही उदास हो गया है। स्वाभाविक है, उसे लगता है कि कुछ बच्चे समुद्र से डरते हैं, इसलिए वह उसे अकेला छोड़ देती है। इस बीच फालमेल पुरानी यादों में डूबा है। उसे अपनी छोटी बहन के साथ तैरने का वादा याद आया, लेकिन उसकी बीमारी के कारण वह दिन कभी नहीं आया। अचानक शार्लेट जोर से चीखती है, जिससे पता चलता है कि ब्लैंच को तेज धारा ने खींच लिया था। वह तुरंत बिना सोचे समुद्र में कूद जाता है। जैसे जैसे धाराएं तेज होती जाती हैं, फालमेल सोचता है कि क्या वह अपनी बहन को फिर से खो देगा। जरूरत पड़ने पर वह अपने दाहिने हाथ से पूरी जान लगा देता है। उस जगह से पानी और नमक का हर कण मिटा देता है। एक पल को एलेनोर को लगा कि वह पानी रोक रहा है, पर फिर उसे एहसास हुआ कि समुद्र तल की रेत पूरी तरह सूखी है। किनारे पहुंचने पर फालमेल ने देखा कि एलेनोर और शार्लोट उसकी नई क्षमता से बहुत भयभीत थे। देर रात वह सोचता है कि एक गलत चूक से सबके शरीर का सारा पानी खत्म हो सकता था और उसकी छोटी बहन की जान जा सकती थी। कुछ देर बाद शार्लोट अपनी लाचारी के लिए माफी मांगने कमरे में आती है। जैसा कि पता चला, वह उससे डरी नहीं थी, बल्कि उल्टा था। इस घटना की खबर पड़ोसी पवित्र राज्य में फैल गई। वे छायाहीन लड़के को विधर्मी मानकर मारना चाहते हैं। शाही शहर लौटकर फालमेल देखता है कि दुकान में पहले से तिगुनी भीड़ है। उसे 2 अजीब वेशभूषा वाले लोग संदिग्ध रूप से घूमते दिखते हैं। वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद भोर में अशुद्ध सामान से भरी एक गाड़ी फार्मेसी से टकराकर पूरी इमारत को तबाह कर देती है। यह खबर ब्रूनो तक पहुंचती है, जो इसे युद्ध की घोषणा मानता है। तुरंत फालमेल मन ही मन सोचता है कि स्थानीय गिल्ड और सफेद चोगे वाले लोग ही उनके मुख्य संदिग्ध हो सकते हैं। फिर भी वह समझदारी से काम लेता है, जल्दबाजी में झूठे आरोप नहीं लगाता। फार्मेसी में स्थानीय लोग फालमेल और सेड्रिक को कचरा साफ करने में मदद करते हैं। इस बीच एक महिला दुकान पर मदद मांगने आती है। रोते हुए बताती है कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं। वह उसे घोड़े पर बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में ले जाती है और बताती है कि उसके पिता पहाड़ी पर हैं। लेकिन जैसे ही वे घास के मैदान से गुजरते हैं, जब वह उसके पिता के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, वह गायब हो चुकी है। फौरन फालमेल को पवित्र मंदिर के शूरवीरों ने घेर लिया। एक शरीफ बच्चे की तरह फालमेल शालीनता से बात सुलझाने की कोशिश करता है, जबकि पवित्र मंदिर का हत्यारा दस्ता उसे मारने पर तुला है। उसकी परछाई न देखकर नेता सोलोमन मान लेता है कि फालमेल कोई बुरी आत्मा है। वे उसे एक जादुई गुंबद से कैद करने की कोशिश करते हैं, पर वह बुरी तरह विफल हो जाता है। आखिरकार ये वयस्क जादू से एक छोटे बच्चे पर हमला करने लगते हैं। हालांकि उनके किसी भी हमले से फालमेल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। अंततः सभी सदस्य 4 तत्वों वाला कॉम्बो हमला करते हैं, जिससे फालमेल को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है। इस दौरान कमांडर सोलोमन घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसी क्षण सोलोमन देखता है कि फालमेल पर पवित्र औषधि देवता का निशान है, जो उसे संरक्षक देवता का पात्र बनाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि फालमेल की कोई परछाई क्यों नहीं है, क्योंकि देवता शुद्ध प्रकाश के प्राणी होते हैं। अपनी ईश निंदा का एहसास होने पर सभी शूरवीर स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित अपने जीवन से करना होगा। हालांकि फालमेल सोलोमन को कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने से पहले रोक देता है। फिर वह अपने पैर की सर्जरी करने के लिए एक तंबू बनाता है। इस क्षेत्र में कम अनुभव होने के बावजूद वह अपनी जान और पैर दोनों बचाने में कामयाब रहता है। कुछ दिनों बाद सोलोमन अपने राज्य के नए बिशप के रूप में फार्मेसी जाता है। वह अपने साथ एक दिव्य छड़ी लाता है जो प्रकृति के चारों तत्वों को प्रवाहित करने में सक्षम है, और यह काफी पोर्टेबल भी हो सकती है। खैर, फालमेल को चिंता होती है कि वह छड़ी किसी लड़की के घर में या रेड लाइट इलाके में भूल सकता है। हालांकि सोलोमन जोर देता है कि उसे पहले इस चीज को आजमाना चाहिए।
जैसे ही वह छड़ी को छूता है वह चमकने लगती है, जो दर्शाता है कि फालमेल इसे इस्तेमाल करने के योग्य है। कोई भी नश्वर प्राणी इसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि यह इस दुनिया की नहीं है। यह छड़ी उसे उड़ने जैसे हैरी पॉटर वाले काम भी करने दे सकती है। फार्मेसी से निकलने से पहले सोलोमन उसे एक ताबीज देता है जो दिव्य शक्ति को दबा सकता है, जिससे उसे छाया मिल सके। उसी दिन बाद में फालमेल अपनी छोटी बहन और शार्लेट को शहर की एक दुकान पर ले जाता है। रास्ते में वह एक महिला को स्थानीय दवाखाने से दूसरी दुनिया के उत्पाद मंगवाते देखता है। अचानक मालिक बताता है कि स्थानीय गिल्ड उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा कुछ भी करने से वह सोचने लगता है कि एक और संघ बने जो अन्य दवाखानों को दवा बेचने में मदद करे। उधर स्थानीय फार्मा गिल्ड में मोटा वेरोन व अन्य ईर्ष्या से जल रहे थे। फाल्मा की तारीफें सुनने के बावजूद गिल्ड उसे फार्मासिस्ट मानने को तैयार नहीं, बल्कि वेरोन ने नया आदेश जारी किया कि कोई भी सदस्य गिल्ड से संपर्क नहीं करेगा। बैठक में सभी इस फैसले पर खुशी मनाते हैं, सिवाय पियरे के। पता चलता है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है और स्थानीय डॉक्टर हनीमून पर है। संयोग से फाल्मा उसे बेताबी से क्लिनिक का दरवाजा पीटते और मदद के लिए चिल्लाते हुए देखता है। वहाँ वह खुद को शाही फार्मासिस्ट बताता है और उसे पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी में आमंत्रित करता है। शुरुआत में गिल्ड के सभी प्रतिबंधों के कारण पियरे हिचकिचाता है, हालांकि बेटी को देखकर वह मान गया। फाल्मा ने खुद गहराई से जांच की और बताया कि यह सिर्फ सामान्य सर्दी है। शाम को वह उसे गिल्ड से छुट्टी दे देता है और पियरे से कहता है कि कुछ भी अजीब होने पर तुरंत आए। अपने घर वापस आकर पियरे अपनी पत्नी को बताता है कि वह पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी से दवा लाया है। गहरे अफसोस के साथ उसे एहसास होता है कि फाल्मा की क्षमता गिल्ड में किसी से भी कहीं आगे है। अंत में वह रोने लगता है क्योंकि शहर में आम दवा किसी को बचा नहीं पाती। अगली बैठक में पियरे बेझिझक कहता है कि फाल्मा का इलाज ज्यादा तार्किक है, जबकि वे बस बेतरतीब जड़ी बूटियां बांटते रहते हैं, उम्मीद में कि मरीज ठीक हो जाएंगे। पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने पर भी पियरे का दावा है कि उनसे दूर भागने के बजाय उनके तरीकों से सीखना चाहिए। तुरंत वेरोन शहर में उसका व्यापार लाइसेंस रद्द कर देता है और उसकी जगह को तहस नहस कर देता है। बाहर फाल्मा उसे तबाह पाता है, फिर भी वह फार्मासिस्ट बनना नहीं छोड़ना चाहता। अंततः फाल्मा उसे नए गिल्ड में शामिल कर लेता है, जिससे वह पैरेलल वर्ल्ड्स फार्मेसी का पहला पार्टनर स्टोर बन जाता है। मेडिसिस एस्टेट में फाल्मा का बड़ा भाई पाल एक पत्र भेजता है जिसमें बताया गया है कि उसकी यात्रा में देरी हो गई है। दफ्तर में ब्रूनो बताता है कि पाल ने यह भी बताया कि नीदरलैंड में एक रहस्यमयी बीमारी से 1000 लोग मर गए। इतना ही नहीं, स्थिति का जायजा लेने गए शोधकर्ता भी 7 दिनों के बाद मर गए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उनके जहाज एलिजाबेथ द्वारा दिए गए नए बंदरगाह से देश में प्रवेश करेंगे। इस बीच शाही महल में मंत्री युवा फाल्मा का गुणगान करते हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग में असाधारण परिणाम हासिल किए हैं। परिणाम सुनकर एलिजाबेथ उसे आर्कड्यूक का खिताब देना चाहती है, पर एक रईस याद दिलाता है कि यह तभी दिया जा सकता है जब वह बालिग हो। उसी समय फाल्मा संभावित महामारी की तैयारी के लिए फार्मेसी की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे पाल से एक कबूतर वाहक मिलता है जिसमें बैक्टीरिया का स्केच होता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कुख्यात ब्लैक डेथ है। वह हड़बड़ी में ब्रूनो के दफ्तर दौड़ता है क्योंकि इसमें कुछ और हाथों की जरूरत है। शुक्र है फाल्मा ने अब तक दवा बना ली है और बंदरगाह के द्वारों पर संगरोध केंद्र स्थापित कर दिए हैं। फिर भी बीमारी के जंगल की आग की तरह फैलने का खतरा कोई मजाक नहीं है, इसलिए वे तीनों मिलकर एलिजाबेथ के सामने अपना मामला पेश करते हैं। वहां उन्होंने चूहों और अन्य कीड़ों से बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ नए मापदंड तय किए। काम खत्म होने पर फाल्मा दोबारा जांच के लिए कंपाउंड गिल्ड जाता है। पियरे उसे यकीन दिलाता है कि हजारों दवाएं कई जगहों और फार्मेसियों में भेजी गई हैं। आखिर में उसका दावा है कि उनका गिल्ड बीमारी को और फैलने नहीं देगा। उधर महल में वित्त मंत्री ने व्यापार मेले की विस्तृत रिपोर्ट दी। बीमारी के बावजूद यह आदमी होने वाले पैसों के नुकसान को लेकर चिंतित है। उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए एलिजाबेथ उसे याद दिलाती है कि लोगों का स्वास्थ्य ही सब कुछ है और उसे चुप रहना चाहिए। जैसे ही सब बीमारी से लड़ने की तैयारी करते हैं, फाल्मा और एलेनोर शाही शहर से बंदरगाह शहर के लिए रवाना होते हैं। बंदरगाह शहर में कदम रखते ही एलेनोर के 2 छात्र उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। सौभाग्य से अभी तक किसी भी जहाज या चालक दल के सदस्य में ब्लैक डेथ के लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन दूर दराज के कई जहाजों का फाल्मा को खुद निरीक्षण करना है। अपने प्रोटोकॉल के अनुसार फाल्मा और एलेनोर विदेशी जहाजों की ओर बढ़ते हैं। सावधानी के बावजूद वे कृतघ्न कमीने छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अतिरिक्त घंटे इंतजार करना पड़ता है। फिर भी जहाजों की जांच बिना किसी रुकावट के जारी रहती है।
कुछ घंटों बाद फिर से शिकायतें शुरू होती हैं और व्यापारियों में तनाव बढ़ जाता है। आखिरकार शहर लौटकर फालमा, एलेनोर और टीम ने बताया कि आने वाले जहाजों पर कोई मामला नहीं था। अचानक शहर का प्रमुख गवर्नर एडम टेंट में घुस आता है और बताता है कि एक छोटे से कस्बे में अचानक हुई मौतों की खबर आई है। पता चलता है कि एक जहाज ने निरीक्षण छोड़कर दूसरी तरफ उतरने का फैसला किया था। बिना समय गंवाए फाल्मा तुरंत अपनी छड़ी का उपयोग करके वहां उड़ जाता है। शहर पहुंचने पर उसे अनपढ़ लोगों का एक झुंड अपनी जान बचाकर भागता हुआ मिलता है। शुरुआत में फाल्मा उन्हें वापस जाने और इलाज कराने को कहता है, लेकिन ग्रामीण उसे बीमारी फैलाने वाला दुष्ट आत्मा मानते हैं। अंत में फाल्मा छड़ी और दिव्य कलाओं से शहर के चारों ओर बर्फ का गुंबद बनाता है। फिर वह खुद को शाही फार्मासिस्ट बताता है, जो सच कहूं तो पहले ही बताना चाहिए था। शहर के अंदर फाल्मा और कुछ बचे हुए लोग आगे की रणनीति बनाने लगते हैं। इसी दौरान जीन और उसके दल को समुद्र में लाशों से भरा एक बाकी जहाज मिला। उन्होंने माना कि ये मूर्ख ही ब्लैक डेथ फैला रहे थे। बड़े दुख और पछतावे के साथ जीन ने अपने दल को जहाज समुद्र की गहराई में भेजने का आदेश दिया। इस बीच इंपीरियल फार्मेसी स्कूल की प्रोफेसर लुइस कैस्पर ने कहा कि सूक्ष्म जीवों पर उनका शोध अकादमी पर सिर्फ बोझ है। अपनी लैब में वह रिटायर होने के लिए त्याग पत्र लिखने का निर्णय लेती है। तभी राष्ट्रपति ब्रूनो उसे बुलाता है। दूसरी तरफ आइस डोम में फाल्मा मरीजों को उनकी हालत के हिसाब से अलग करता है। वह होली टेम्पल के पुजारियों की मदद से एक एक कर सबको दवा देता है। वह पुजारियों की एक टीम को उस दल का पीछा करने को कहता है जो अज्ञात माल के साथ राजधानी जा रहा है। इस बीच अकादमी में कैस्पर मानती है कि वह उसे पद से हटाना चाहता है, लेकिन ब्रूनो उसे टोक कर बताता है कि कोई उससे सूक्ष्म जीव से पदार्थ निकलवाना चाहता है। पता चला कि उसकी लैब में पहले से ही उन जीवों की फलती फूलती कॉलोनियाएं मौजूद थीं। ब्रूनो कहता है कि इस बड़े योगदान के लिए कैस्पर के विभाग को तुरंत विशेष बजट मिलेगा। इसी बीच फाल्मा शहर के सभी गंभीर मरीजों का इलाज पूरा कर लेता है। वह बताता है कि गंभीर लक्षणों वाले आधे से ज्यादा लोग स्थिर हैं, पर कुछ मर भी गए हैं। वह बाकी दल को पकड़ने के लिए शहर पुजारी को सौंपता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि बाकी दल 5 होली नाइट्स और महंगे माल के साथ राजधानी जा रहा है। उन सभी सामानों के बीच नीदरलैंड से सीधे आयातित दुर्लभ सफेद गिलहरियां भी हैं। पूरी कहानी सुनने पर फाल्मा तुरंत एलिजाबेथ की बीमारी, आम व्यापारियों के साथ 5 होली नाइट्स और प्लेग का स्रोत सफेद गिलहरियों के बीच संबंध जोड़ता है। अगली सुबह राजधानी में ब्रूनो ने महारानी को मौजूदा स्थिति बताई। उसने अनुमान लगाया कि संक्रमित माल गेट 6 से शहर में घुसेगा। जवाब में एलिजाबेथ ने सभी गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे राज्य के पवित्र शूरवीर शहर में घुसकर सभी संक्रमित गिलहरियों को छोड़ देते हैं। बाहर के हंगामे से ब्रूनो समझ जाता है कि किसी परिचित ने ही इस आक्रमण की योजना बनाई है। अपने कॉलेज के दिनों में कैमस नाम का एक चिकित्सा विशेषज्ञ था जिसने कई नए उपचार दिए थे। हालांकि मनुष्यों पर प्रयोग करने की अपनी अजीब आदत के कारण पवित्र मंदिर ने उसे दिव्य कलाओं से वंचित कर दिया और उसे कुलीनता से निर्वासित कर दिया। शहर में वापस 5 शूरवीर अपनी दिव्य कलाओं से सभी शाही सेनाओं को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उनकी शक्तियां बेकाबू हो जाती हैं जब तक सोलोमन और पुजारियों की टीम आकर उनसे दिव्य कलाएं छीन नहीं लेती। कुछ देर बाद फाल्मा राजधानी में प्रवेश करता है और पाता है कि ज्यादातर लोग ब्लैक डेथ से संक्रमित हैं। इसके अलावा बीमारी फैलाने के लिए दुर्लभ सफेद उड़ने वाली गिलहरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संयोग से वह ब्रूनो से मिलता है जो स्थिति की जांच करने के लिए अग्रिम पंक्ति की ओर जा रहा है। शहर पर हमला करने वाले शूरवीरों को कैमस ने मजबूर किया था। अचानक फाल्मा ने इमारत पर एक लंबी काली छाया देखी जिससे कैमस का ठिकाना सबको पता चला। शार्लोट जल्दबाजी में समानांतर दुनिया की फार्मेसी जाती है। सेड्रिक की लगातार चेतावनी के बावजूद वह अंदर घुसती है और जहरीले ब्लेड से खुद को और उसे घायल करवा लेती है। शुक्र है फाल्मा और ब्रूनो समय पर उन्हें बचाने आ जाते हैं। ब्रूनो बिना हिचकिचाहट लड़ता है, फाल्मा को दोनों को ठीक करने देता है। जल्दबाजी में फाल्मा सिर्फ दाहिने हाथ से शरीर से जहर खत्म करता है। क्रोध से भरकर वह शुद्ध प्रकाश की शक्ति से बुरी आत्मा से लड़ता है। अंत में फाल्मा दिव्य छड़ी की मदद से सबसे शक्तिशाली शुद्धिकरण कलाओं का उपयोग करता है। ऐसा करके वह शहर में फैली महामारी को खत्म कर देता है। आखिरकार 2 महीने के लगातार काम के बाद ब्लैक डेथ दुनिया से खत्म हो जाती है। अंत में पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी पहले से बेहतर काम शुरू करती है।